gang rape just a case of rape. All the ladies wear the shirt and dress. The alleged gang rape of a law student. कठुआ गैंग रेप की सुनवाई आज से शुरू हो गई है। Sexual intercourse by a man with his own wife. भारत में इतने रेप्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं? 27 लोगों को हत्या कर दी गई पहलगांव में और अगले दिन हमने वॉर छेड़ दी। यहाँ दिन में हमारी ही बेटियां, रोज हत्या होती है, रोज बलात्कार होते हैं और नंबर भी अनगिनत है। ऐसे केसेस जो आपका दिल दहला देते हैं। राजस्थान की गांव में जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और उसको जला दिया गया। वो 10 दिन तक तड़पती रही एक अस्पताल में। वो बच्ची ने दम तोड़ दिया, ना उसका कोई स्टेटमेंट हुआ वहाँ पर। उसके बाद आरोपी भी आज तक गिरफ्तार नहीं। मेरठ के एक अस्पताल में 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य बलात्कार हुआ। उसकी जगह जगह से वो जली हुई थी, काटने के निशान थे, उसके सिगरेट्स के निशान थे। उसे न्याय कैसे मिलेगा? कर पीना, किसी के साथ में चले जाना, ये ऐसी लड़कियां करती हैं, अच्छे घराने की लड़कियां नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही इस पॉइंट आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए। कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार हैं, वरना क्यों आएंगी, क्यों पिए? जो क्रिमिनल है वो उन्हीं बच्चियों को शिकार बनाता है जो इजी टू टारगेट है। दिल्ली के पिछले महीने का केस है। हमें कुछ डॉग लवर्स का कॉल आता है कि वाइल्ड फीडिंग डॉग्स, उन्होंने एक बच्ची देखी जो 13-14 साल की है और एक रिक्शा वाले ने अपने झुग्गी में 10 दिन से उसको वहीं रखा गया और उसके साथ रोज बलात्कार हो रहा है। आप सोचिए उनको एफआईआर कराने में कितना टाइम लगा होगा। पुलिस एफआईआर करने में इतनी दिक्कत करती क्यों है? क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड आ गई तो थाने की बेइज्जती है। होती रहे, रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपका क्या कहना है? हमने एक छोटे बच्चों का अभी रैकेट बस्ट किया था। एक पुलिस ऑफिसर के घर पे ही ये रैकेट चल रहा है। व्हेन इट वाज बस्टेड 2000 बच्चों की रिकवरी हुई है उसके बाद। पोर्नोग्राफी कितना बड़ा इन्फ्लुएंस प्ले करता है रेप केसेस में? एक लड़की एक रेपिस्ट से ही नहीं, एक पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ती है जो उसके बाद उसी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एफआईआर्स डिले होती हैं, एविडेंसेस खो जाते हैं और जजेस अनअवेलेबल होते हैं। और फिर एक सवाल आता है, क्या पहना था तुमने? पूछा जाता है कि रात भर बाहर को क्या कर रही थी? पक्का रेप था ना? ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ सर्वाइवर्स की नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है हमारे सिस्टम के कड़वे सच के बारे में, जहाँ पर कोर्ट रूम्स में विक्टिम गिल्टी बन जाती है और रेपिस्ट खुलेआम आज़ाद बाहर घूम रहे होते हैं। आज भी इंडिया में 1.6 लाख रेप केसेस पेंडिंग पड़े हैं इंडियन कोर्ट में और कन्विक्शन का रेट है सिर्फ 27%। आज की कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कर रही हैं एक बहुत ही रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना मैम, जो कि सिर्फ वो एक्टिविस्ट नहीं हैं जो आवाज़ उठाती हैं, बल्कि अपने सर्वाइवर्स के साथ रेप और सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही हैं। शी इज़ द फाउंडर ऑफ फाउंडेशन परी, पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया। और आज हम जानेंगे कि क्या पुलिस, एफएसएल और इंडियन जुडिशल सिस्टम सच में हमको इंसाफ दिला पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिरकार और कितनी लाशें चाहिए इस देश को मजबूर होने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए कि वो सिस्टम बदल सके। योगिता मैम, आपका स्वागत है जी। थक गई हूँ मैं न्यूज़ पढ़ के। ऐसी न्यूज़ पढ़ के डिमोटिवेटेड भी फील करती हूँ और हैरान भी रहती हूँ, अचंभित भी रहती हूँ, हेल्पलेसनेस भी फील करती हूँ एज अ गर्ल इन इंडिया। तो मैं इस बार आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगी कि क्या विमेन सेफ़ है इंडिया में। मैं आपसे ये पूछूंगी कि हाथरस केस, प्रियदर्शनी केस, निर्भया केस, कोलकाता डॉक्टर केस, इतने सारे केसेस जिनको शायद मैं बोलती जाऊंगी तो लिस्ट लंबी है, और इतने सारे केस जो रिकॉर्ड भी नहीं होते। भारत में इतने रेप्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी एक शुरुआत की। आपने बोला मैं थक गई हूँ, अखबारों में रोज़ पढ़ के परेशान हो जाती हूँ और हेल्पलेस हो जाती हूँ। और ये आप बोल रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लड़कियां हैं दिल्ली की, मैं भी सेम सिचुएशन में हूँ और मैं भी यही बोलती हूँ कि मैं देख ही नहीं सकती न्यूज़पेपर। और एक जो कहते हैं ना कि
टीवी पे जब ये न्यूज़ आती है तो हम चेंज कर देते हैं चैनल। और मेरा तो एक कदम आगे ये है कि मैं उन पीड़िताओं के साथ काम करती हूँ, उन परिवारों के साथ काम करती हूँ। आप सोच के देखो, रिलेट करके देखो उन परिवारों पे क्या गुजरती होगी। जिस खबर को हम पढ़ नहीं सकते, जिस खबर को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, बहुत गंदा महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, बहुत दर्द महसूस करते हैं, और जिनके घर की बच्चियों के साथ ये हो जाता है, या जिन बच्चियों के साथ ये हो जाता है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये हो जाता है, जिनकी बहुत मतलब क्रूरता से हत्या भी कर दी जाती है, खाली मर्डर, खाली रेप नहीं, बलात्कार, ऐसा जघन्य बलात्कार करके हत्या भी हो जाती है। सोचिए उस परिवार पे क्या बीतती होगी। तो हम इतना सा भी रिलेट नहीं कर सकते। मैं खुद को भी कहती हूँ कि मैं पूरा रिलेट नहीं कर पाती हूँ, हालांकि मैं उन परिवारों के साथ काम करती हूँ। तो ये सोच के भी ना हम जी नहीं पाएंगे, मतलब जीना दुश्वार हो जाएगा अगर हम उनकी पीड़ा को अगर समझने लगे। तो हम टेररिज्म को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 27 लोगों को यहाँ पर हत्या कर दी गई पहलगांव में, और अगले दिन हमने वॉर छेड़ दी। यहाँ दिन में हमारे देश में, ये तो बाहर के एनिमीज़ हैं, दिन में हमारी ही बेटियाँ जो कि 50% आबादी हैं, रोज़ हत्या होती है, रोज़ बलात्कार होते हैं, और नंबर भी अनगिनत हैं, 27 नहीं हैं। बलात्कार और जघन्य हत्या के भी ऐसे नंबर्स हैं जो हिला देंगे। क्यों नहीं वॉर छेड़ते हम? ये क्या वॉर से कम सिचुएशन है? तो जब हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स उस पर लगा रहे हैं, देखिए वो तो ज़रूरी है, मैं तो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि हमारे को अपने आप को सेफगार्ड करना है ऐसे देशों से जो हमको इनकोरेज करते हैं या यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं। बट यहाँ तो हमारी खुद की बच्चियाँ रोज़ ऐसे ऐसे शिकार हो रही हैं, उनको बचाने का कोई तरीका नहीं है। क्या वो जो मिशन है, मिशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, क्या वो बच्चियों को बचाने के लिए नहीं होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, बहुत ही पॉइंट की बात कही आपने। मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगी कि मैं जब पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक क्रिमिनल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनका एक कोट पढ़ा कि जो एक्ट ऑफ रेप होता है वो सिर्फ प्लेजर का नहीं होता, इट इज़ एन एक्ट ऑफ पावर, इट इज़ एन एक्ट ऑफ डोमिनेंस, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ पैशन एंड प्लेजर तो है ही नहीं उसमें कुछ भी। एंड जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा एक्ट जो आपकी विल के अगेंस्ट आपके साथ कोई कर रहा है और उसको करके उसे डोमिनेंट और पावर फील हो रहा है कि मैं तेरे साथ ये कर सकता हूँ, आई एम मोर सुपीरियर देन यू, दैट इज़ नॉट जस्ट रेप, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। एब्सोल्युटली। जैसे हम टेररिज्म को लेकर हमारा खून खौल गया, पूरी कंट्री का खून खौल गया कि ये कैसे हो रहा है, आई थिंक उन रेप केसेस में भी खौलता है, बट एक्शन की कमी है। बिल्कुल। इस इशू को जो कि नीड ऑफ द आवर है उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है? लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ एक्चुअल एजुकेशन, फॉरगेट अबाउट सेक्सुअल एजुकेशन। अगर हमारे सब बच्चे स्कूल जा रहे हों, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की यहाँ धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, कोई राइट टू एजुकेशन नहीं है। अगर सच में सब बच्चे स्कूल जा रहे हों, सबके पास एजुकेशन हो, अभी एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ है हमारे देश में, अगर एक्चुअल एजुकेशन भी ढंग की मिल जाए जिसमें ये ना बताया जाए कि ABCD या 1+1 2, मॉरल और एथिकल एजुकेशन, लाइफ स्किल्स, इस पे फोकस किया जाए, और जेंडर न्यूट्रल, जेंडर को एग्जिस्टिंग वाली एजुकेशन हो। क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में, वैसे तो प्राइवेट में भी है, अभी भी लड़कों के स्कूल अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं। जब तक आप इन दो जेंडर्स को अलग अलग देखते रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आपने सुबह में डे शिफ्ट में लड़कियों का स्कूल लगाया, इवनिंग शिफ्ट में बॉयज़ का स्कूल लगाया, आपने कहीं ना कहीं जेंडर बायस कर दिया, आपने उनको पढ़ने ही नहीं दिया साथ में, ये सोच के कि वो साथ में पढ़ेंगे तो वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे, और विच इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर अ कंट्री लाइक अस। बट ये नहीं समझ रहे, इसी कंट्री में जो कि बड़ी कल्चरली आप अपने आप को कवर करते हैं, बहुत सुंदर संस्कारों में आप ढाल के दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को कि वी आर वेरी कल्चर्ड कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वो उल्टा रिवर्स है। यहाँ पर बलात्कार हैं संस्कार के नाम पर। तो जब तक ये हिपोक्रेसी रहेगी तब तक बलात्कार बने रहेंगे। मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें बैंगलोर का एक कोएड स्कूल है जिसमें लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, मगर वो बेंचेस को डिवाइड करके बीच में लड़के को अलग बिठाते हैं, लड़की को अलग बिठाते हैं। और ये कैमरा जब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उनके कैमरा लगाकर ये ट्रेस करा, क्योंकि माँ बाप की कंप्लेंट आ रही थी कि कोएड स्कूल में डालने के बाद भी अलग पढ़ते हैं बच्चे। जब हम ये कहते हैं कि लड़का और लड़की अलग अलग पढ़ते हैं, या फिर
उनके बीच में दूरी बनाकर रखते हैं, तो ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उससे उनकी क्यूरोसिटी और बढ़ती ही है। उन्हें पूरी ज़िंदगी एक लड़की के साथ कैसे पेश आना है ये आता ही नहीं है, एक लड़के के साथ कैसे पेश आना है आता ही नहीं है। वो क्यूरोसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं पूरे 12 साल, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है जो लड़के लड़कियां आपस में 12 साल जो स्कूलिंग ईयर्स हैं उसमें बात नहीं करे, तो बाद में जाकर भी या तो बात नहीं कर पाते या तो हैवानों की तरह पढ़ते हैं। जब उन्हें एक नॉर्मल लड़की के साथ बैठना ही नहीं आएगा, बात करना ही नहीं आएगा, तो या तो वो चीज़ उनसे हैंडल ही नहीं होगी या तो वो उसे मिस हैंडल करने लगेंगे। एक फैक्टर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने बोला, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी बहुत पुअर है। एक तो एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन ही नहीं है, फिर उसके बाद एजुकेशन है भी तो बहुत पुअर क्वालिटी की एजुकेशन है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्पाइसेस हैं, पेट्रियार्की तो है ही है हमारी सोसाइटी में, किस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है देखा जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट कहते हैं ना, नेल इन दी कॉफिन है वो बॉलीवुड का सब्सटेंस जो वो परोसते हैं या OTT जो परोसते हैं, जहाँ महिलाओं को और एक एज एन ऑब्जेक्ट ही दिखा देते हैं या एज सम आर्टिकल कि भाई वो टाइम पास है या एक आइटम नंबर करके निकल जाएगी या एक प्रॉप है। शी हैज़ नो आइडेंटिटी। नाउ बॉलीवुड इज़ लिटिल चेंजिंग, बट वो बहुत कम अभी उसकी प्रतिशत है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट, जो हमारी मानसिकता है हमारे देश में। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इच्छा शक्ति। हमारी अथॉरिटीज़ की इच्छा शक्ति बहुत वीक है। जैसा कि मैंने बोला, वो चाहें तो ओवरनाइट रेप रुक जाए, चाहे तो ओवरनाइट रेप रुक जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है पोर्नोग्राफी कितना बड़ा इन्फ्लुएंस प्ले करता है रेप केसेस में? इट शुड नॉट बिकम द रीज़न फॉर रेप, क्योंकि बहुत सारे देशों में पोर्नोग्राफी बहुत लीगल है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। आई ऑल्सो ट्रैवल टू लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, वहाँ पर तो TV पे नॉर्मल पोर्नोग्राफी आप अवेलेबल कर सकते हो, यू डोंट इवन हैव टू सर्च फॉर इट। बट वहाँ रेप केसेस नहीं है। तो अगर आप उसको स्टडी करो एक डीप डाउन है, तो ये मानसिकता की बात। मैं ये बोलूँगी कि अगर पोर्नोग्राफी क्योंकि वो बैन तो हो नहीं रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि अगर वो बैन होगी तो बहुत सारा रेवेन्यू बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना बंद हो जाएगा। तो वो बंद नहीं होगा क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा वहाँ से आता है, और इसीलिए नहीं तो ओवरनाइट बैन करना कितनी चाइना ने बैन किया हुआ है, कितना देर, एक क्लिक अवे। नॉट इवन कि आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है कि रेप पे काम कर रहे हैं, रेप को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें समय लग सकता है, वो भी मैं कहती हूँ ओवरनाइट हो सकता है। बट पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए इट्स जस्ट अ क्लिक अवे फॉर द गवर्नमेंट। वो नहीं करेंगे, उनका पैसा रुक जाएगा। बट कमिंग बैक टू कि पोर्नोग्राफी कितना एग्रीवेट करता है, हाँ इंडिया सोसाइटी में एग्रीवेट करेगा, क्योंकि यहाँ ना एजुकेशन है, ना सोच है, ना दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, तो वो एक डिप्राइव कल्चर है। इसलिए यहाँ पर ये फायर का काम करता है। बट अगर यही चीज़ अगर आप बाहर के देशों में देखें, तो क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पता है कि रेप करूँगा तो मैं ज़िंदगी भर जेल में सड़ूंगा या फांसी पे लटका दिया जाऊँगा। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने पहले भी बात बोली थी, जब क्रिमिनल रेप करता है तो उससे पहले यही दो चीज़ें सोचता है कि व्हाट आर माय चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट, एंड दूसरा व्हाट इज़ द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट। एंड वही बात है कि जब ये दो चीज़ें हमारे देश में सॉलिड तरीके से सॉल्व नहीं होंगी, तब तक हम रेप रोक नहीं सकते हैं। और आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कुछ कंट्रीज़ में पोर्नोग्राफी कॉमन है। उन देशों में मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअल एजुकेशन प्रॉपर्ली प्लान की गई है, दी गई है। क्योंकि मेरे को ऐसा जब भी हम सेक्सुअल एजुकेशन की किसी से भी बात करते हैं तो सब गुड टच बैड टच की बात करते हैं। मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन उससे कई ज़्यादा है। एक केस पढ़ा था मैंने इस रिसर्च करते हुए ही कि एक भाई, गांव का छोटा लड़का, और भाई बहन अलग अलग चारपाई पे सो रहे थे, और बहन उठी और उठकर वॉशरूम गई और उसके पीछे पूरा लाल कपड़ा हुआ था। एंड भाई को लगा कि शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी, ये कहाँ अपना मुंह काला करवा के आई है। तो वो गया और उसने अपनी बहन को मार दिया, क्योंकि उसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता ही नहीं है, पीरियड्स के बारे में। वो 12 साल की लड़की थी। तो सेक्स एजुकेशन सिर्फ गुड टच बैड टच पे जाके सीमित नहीं रहती। मेंस्ट्रुएशन, गुड टच बैड टच, आपको कौन नेकेड देख सकता है, कौन आपको छू सकता है, अर्जेस कैसे होती हैं, अर्जेस को कंट्रोल करना चाहिए, नाइट फॉल, बहुत सारी चीज़ें, प्रेगनेंसीज, STDs, कॉन्डम का यूज़, मतलब सबके अराउंड बात करनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जब हम रेप की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन तो वही है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है,
वो रूट कॉज है, मगर इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन में लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना बनता है। आपको क्या लगता है कि पुलिस की नेग्लिजेंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक रेप केस सॉल्व नहीं हो पाता जब? आई थिंक उनका पूरा का पूरा 100% रोल है, क्योंकि चार्जशीट उनके हाथ में है, इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में है। जो वो फाइल जज के आगे रखते हैं उसी के बेस पे न्याय मिलता है। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन पुख्ता नहीं है, पहली बात तो FIR वो लिखते नहीं है। 100 में से 90 लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी FIR करने में, तो 10 लोगों की वो FIR लिख भी लेते हैं। रेप केसेस में मैं बता रही हूँ, तो उसमें वो FIR लिखने में भी बहुत रिलक्टेंस रहती है, और उसके बाद लिख भी ली उन्होंने FIR तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो पुलिस FIR करने में इतनी दिक्कत करती क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए काम है, इन्वेस्टिगेशन करना इज़ अ काम, इट्स अ टास्क। और वो कौन पढ़ेगा? इससे बेटर है वो गरीब इंसान आया अपनी बेटी के बलात्कार की अगर रिपोर्ट कराने के लिए, तो उसको भगा देना उनके लिए बहुत आसान है, ताकि उनको काम ना करना पड़े। और उसमें कोई पैसा भी नहीं बन रहा उनका, अनफॉर्चुनेटली करप्शन भी नहीं है कि वो गरीब इंसान क्या दे देगा इनको। हाँ, अगर और क्योंकि इसमें करने वाले भी बहुत गरीब तबके के ही हैं एक तरह से देखा जाए, तो उनको कहीं से पैसा भी नहीं बन रहा, तो मोटिवेशन नहीं है। और मेहनत लगती है, इन्वेस्टिगेशन करना हो, टास्क फोर्स बनानी हो, बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाना हो, कोर्ट कचहरी जाना हो। ऑफ कोर्स पुलिस ओनली रिप्रेजेंट ना, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ही काम है, बहुत काम होता है, तो वो काम नहीं करना चाहते हैं। दैट्स वाई द रिलक्टेंस इज देयर। और जहाँ पे ही मैंने ये बात पहले भी उठाई थी, अगर गवर्नमेंट मोटिवेट करने लगे, क्योंकि इनको लगता है हमारे थाने की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे एरिया में रेप की घटना रिपोर्ट हो गई, तो होती रहे, रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, दैट्स अ फैक्टर, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड आ गई तो थाने की बेइज्जती है, वो भी एक फैक्टर है। मुझे लगता है कि आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिवर्स साइकोलॉजी करके, जिन थानों में ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है, आई थिंक दे शुड बी गिविंग देम रिवॉर्ड्स कि आपने उजागर किया इसको। बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत एक ड्रीमी है चीज़। फिर आ गया, मान लो उन्होंने रिपोर्ट कर ली, हम जैसी संस्थाओं ने इंटरफेयर किया, या कोई उनके साथ खड़ा हो गया, या मान लो किसी पुलिस वाले का एक उसके अंदर भी कभी कभार इंसानियत जाग जाती है, तो जग गई और उसने FIR लिख दी। और उसके बाद क्या? अब उसके आ जाओ स्किल सेट्स पर, उसकी ट्रेनिंग्स पर, वो बहुत पुअर है ना। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ रेप केस, ना उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल्स हैं वो कि सरकार ने देने हैं उनको, ना उनके पास एक इच्छा शक्ति तो ख़त्म, अब उसके बाद है क्या? टूल्स, रिसोर्सेज क्या है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आके सारा, तभी आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात की 27%, इसीलिए है क्योंकि जो वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाते कोर्ट में, तो जज थोड़ी ना फील्ड में आके इन्वेस्टिगेट करेगी या करेगा। They will go by the paper produced and the witness. If it doesn't match the circumstantial evidence, जो कि पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, विक्टिम की स्टेटमेंट अगर मैच नहीं करती है, तो इसीलिए कन्विक्शन रेट कम है। आपने ऐसे केसेस कोई देखे हैं जहां पुलिस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया? हाँ, 1-2 हाईलाइटेड केसेस में पुलिस ने अच्छा काम किया। निर्भया में किया, हालांकि पुलिस ने अच्छा काम किया, बट जुडिशरी में फंस गया। वो अलग लेवल की लड़ाई है कि डेट्स नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। बट वो हाईलाइटेड केस में प्रेशर जहाँ पे पड़ जाता है, हमारी जैसी संस्थाएं जहाँ आ जाती हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। बट जो बेचारे, अब हम हर जगह तो पहुंच नहीं पाते। गांव में अगर कोई FIR कराने गया भी, पहला लेवल तो ये है कि परिवार में अगर बलात्कार की घटना होती है, तो आपको भी मालूम है ज़्यादातर क्राइम्स आर डन बाय द रिलेटिव्स। जी, नोन लोग करते हैं। तो पहला फैक्टर, एक बच्ची ने या महिला ने, बच्ची इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है ऐसा, किसी बच्चे ने अगर आपकी बता भी दी अपनी पीड़ा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो पहला लेवल तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि रिलेटिव्स या माँ बाप या घर के लोग ही बोल देते हैं इसको ख़त्म करो यहीं। दूसरा लेवल आता है कि अगर मेडिकली इतनी इंजरीज़ हैं कि आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में भी बहुत जुगाड़ है कि उसको वहीं पर ख़त्म किया जा सकता है। बट मान लो उजागर हो गया, क्योंकि सर्जरीज होती हैं इसमें, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पेनिट्रेशन, देयर इज़ अ टियर इन द काइंड ऑफ प्राइवेट पार्ट, तो उसमें अगर वो रिपोर्ट हो गया, ऑन रिकॉर्ड आ गया, वो तो फिर होना पड़ेगा, उसको FIR में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज डॉक्टर्स विल नॉट ट्रीट अनलेस द FIR इज रजिस्टर्ड। तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट अगर आ गया सामने, तो दूसरा है आप पुलिस की जद्दोजहद, फिर तीसरा है जुडिशियल जद्दोजहद, फिर समाज से लड़ना, बहुत सारे लेवल्स ऑफ स्ट्रगल एंड ह्यूमिलेशन से गुजरना पड़ता है एक रेप पीड़िता और उसके परिवार को। तो इसीलिए पहले लेवल पे ही बिटवीन 80 to 90% केसेस, वो जो मैंने बताया कि वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। आप रेगुलरली ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हो, आपसे बेहतरीन तरीके से करीबी से और कोई नहीं समझ सकता है ऐसे केसेस जो आपका दिल दहला देते हैं। ये ऐसी चीज़ है बलात्कार जैसी घटनाएं
कि मुझे लगता है अगर एक भी केस ऐसा हो जिसमें आपका दिल ना दहलाओ तो हम इंसान ही नहीं हैं। और कोई भी घटना ऐसी देख के तो मन विचलित हो ही जाता है, बट कहीं जब लगता है ना बिल्कुल असहाय महसूस होता है कि जहाँ न्याय की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है, जब लगता है कि यहाँ बिल्कुल दरवाजे बंद हो चुके हैं और बिल्कुल न्याय की उम्मीद ही नहीं बची है, तो वहाँ बहुत दिल टूटता है। अभी पिछले साल का केस है, इन्हीं दिनों का, राजस्थान के गांव में मैं खुद गई थी। एक बच्ची का जो मूक और बधिर है, मतलब ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और उसको जला दिया गया। बलात्कार के बाद वो 10 दिन तक तड़पती रही एक अस्पताल में और ना बोल पाई अपनी पीड़ा, क्योंकि वो उसको दर्द भी होता था, इन्फेक्शन, और बहुत पीड़ा में थी। वो इतनी पीड़ा में थी, क्योंकि मैंने उसकी तस्वीरें देखी और वीडियोस देखी, कि वो इतनी पीड़ा में थी कि वो अपनी पीड़ा बयान भी नहीं कर पा रही थी बोल के। आप सोचिए कितना बुरा हाल होगा उस बच्ची का और उस माँ बाप का। वो बच्ची ने दम तोड़ दिया, ना उसका कोई स्टेटमेंट हुआ वहाँ पर। इतने दिन वो तड़पती रही क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व था या उसका कोई रिलेटिव इन्वॉल्व था। वो एफआईआर तक पुलिस ने नहीं की। जब हम पहुँचे, थोड़ा हमने प्रोटेस्ट वगैरह किए तो दबाव बना। हालांकि वो ट्रीटमेंट ठीक से होता तो वो बच भी जाती, ना ट्रीटमेंट ठीक से हुआ, ना वो बच पाई। उसके बाद आरोपी भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक 1 साल से ऊपर हो गया। हमारे जैसे लोगों के इन्वॉल्व होने के बाद भी 1 साल से आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं खुद जयपुर में प्रोटेस्ट के लिए गई और माँ की उम्र भी 26 साल की होगी और उसका एक दूध पीता बच्चा भी था। माँ बाप जब प्रोटेस्ट पे बैठे तो पुलिस ने माँ बाप को उठा लिया, पुलिस में जेल में डाल दिया उनको। किस बिना पे? बहुत सारी उन्होंने पे धारा लगा दी और आज तक हमें खुद ही नहीं पता। हमने बहुत लॉयर्स अपॉइंट किए, वो सब चल रहा है, एक प्रोसेस है, कब वो बाहर आएंगे। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं कई बार डिप्रेशन जैसा फील होता है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, अगर मूक बधिर है या देख नहीं सकती है पीड़िता, तो न्याय मिलना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो देख नहीं सकती है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, तब भी क्रिमिनल बच जाएगा, ठीक है। और अगर वो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, तो ऐसे बच्चों के साथ और ज़्यादा होता है। अभी एक और केस में पिछले महीने मैं गई थी, यहाँ मेरठ के एक अस्पताल में 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य बलात्कार हुआ, पर वो टचवुड उसको भी जलाया गया, बट वो बच गई और वो अभी अस्पताल में से छुट्टी हुई है। अभी अब हम लगातार टच में हैं। वो आप मानेंगे, वो छोटा सा शरीर, वो अस्पताल में ऐसे पड़ी थी, वो किसी को सामने पास में आने नहीं दे रही थी। उसकी जगह जगह से वो जली हुई थी, काटने के निशान थे, उसके सिगरेट्स के निशान थे उस 8 साल की बच्ची के। वो आइडेंटिफाई कैसे करेगी, उसे न्याय कैसे मिलेगा, वो कैसे बताएगी कि किसने किया। तो ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत दिल को तोड़ देती हैं कि कैसे देश में हम रह रहे हैं, कैसे इन संसार में हमारी बच्चियां हैं, ये छोटे बच्चे हैं जो कि अपनी पीड़ा बता भी नहीं पाते हैं और उनको न्याय भी नहीं मिलता है। दोनों बातें। मुझे नहीं पता कि इसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है, बट घिन आती है सुनकर। जैसे कि आपने बोला कि ऐसी बच्चियों के साथ ज़्यादा होता है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैंने भी पूरी तरीके से इस बात को समझा कि जब क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में मैं पढ़ रही थी तो उसमें था कि जो क्रिमिनल है वो उन्हीं बच्चियों को शिकार बनाता है जो इजी टू टारगेट है, अपॉर्चुनिटी और अवेलेबिलिटी को देखते हुए। और एक क्रिमिनल का इंटरव्यू देखा मैंने, उसने बोला जिन बच्चियों के पिता या माँ बाप उनके लिए थ्रेट नहीं है वो उनको चुनता है, जिसके माँ बाप या घर वाले उसे थ्रेट दिखते हैं तो वो उनको नहीं चुनता। इससे समाज को सीखने की ज़रूरत है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग खुद होना पड़ेगा ताकि सामने वाला प्रे आपके बच्चों पे नज़र ना डाल पाए। बट उसके साथ साथ आपने बोला कि वो केसेस जिसमें पीड़िता बोल नहीं पाती, पीड़िता जब बोल पाएगी तो उसका जो बयान है वो एविडेंस की तरह लिया जाएगा। बट जब वो नहीं बोल पाती या फिर जब वो मारी जाती है तो फिर एविडेंस क्या बनता है? जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही वाहियात है, उनको कुछ नहीं पता है, उनको करना क्या ये नहीं पता। दिल्ली के पिछले महीने का केस है, मैं खुद पहुंची यहाँ पर, लाजपत नगर थाना, अमर कॉलोनी थाना जी। वहाँ पर हमें कुछ डॉग लवर्स का कॉल आता है कि वाइल्ड फीडिंग डॉग्स, उन्होंने एक बच्ची देखी जो 13-14 साल की है और
वो एक रिक्शा वाले ने अपने झुग्गी में रखा हुआ है उसको, और उसको बहुत भूख लग रही है क्योंकि अब डॉग को खाना खिला रहे थे तो उसने भी खाना मांगा। इस तरह से बात शुरू हुई। तो उसने काफ़ी दिन से ना खाना खाया है ना पानी पिया है, 10 दिन से उसको वहीं रखा गया है और उसके साथ रोज़ बलात्कार हो रहा है। तो जब हमें पता चला, उन्होंने डॉग लवर्स ने ही उस बच्ची को रेस्क्यू किया, वीडियो बनाया बाकायदा, मेरे पास वीडियो है अगर आप दिखाना चाहेंगे तो। उस बच्ची को देखा कि वो बेड पे ब्लीडिंग हो रखा है, सब कुछ दिखा। उसके बाद उसको, लड़की को भी वही पकड़ के ले गए, लड़के को भी, वो एक्यूज को भी वो पकड़ के थाने ले गए। थाने से ज़्यादा दूर नहीं था, 100 मीटर 200 मीटर। ये नाक के नीचे हो रहा है पुलिस की, तो उनको क्या पड़ी है। फिर भी थैंक्स टू दीज एनिमल लवर्स, ये 2 महीना पुराना केस है, कि जब लेके जाते हैं थाने में पुलिस को, बताते हैं कि देखिए ये लड़की है, इसके साथ हुआ है, ये बच्ची है, और ये आदमी है जिसने किया है, हमने देखा है, रंगे हाथों पकड़ा है, और ये वीडियो है, आप FIR कीजिए। आप सोचिए उनको FIR कराने में कितना टाइम लगा होगा। डोंट टेल मी। 3 दिन, और जो भी मेरे को जाना पड़ा वहाँ पर, और पूरी रात। अब बच्ची छोटी है तो पॉक्सो केस लगता है ना, तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, तो वो पॉक्सो लगाना नहीं चाह रहे, तो बच्ची की उम्र बढ़ा के उन्होंने 19-20 साल कर दी, वो भी 3 दिन की जद्दोजहद के बाद। उन्होंने उसको बच्चा दिखाया ही नहीं, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, आप सोचिए, जिस रात को वो रेस्क्यू होकर गई, उसी रात को हमारी टीम भी वहाँ पहुँची। 5-6 घंटे हमने बोला कि थाने में क्यों बिठा रखा है इसको मेडिकल कराओ, इसको लेके जाओ, इसको SOP है, इट्स नॉट इवन कि, तो मैं ट्रेनिंग की बात करी उनकी। तो हमने बोला बच्ची यहाँ क्या कर रही है। तो मुझे जब वो एनिमल लवर्स ने एक और वीडियो दिखाया कि वो हमें 5 घंटे बाद पता चला। तो जब हमारी टीम पहुँची तो हमने वो वीडियो में देखा कि एक ही कमरे में एक्यूज को भी रखा है, उस बच्ची को भी रखा है। 5-6 घंटे उसके साथ वो सोई है, वो यहाँ सो रहा है क्योंकि रात का समय था, वो यहाँ सो रही है बाजू में उसके। दोनों को एक ही रूम में उन्होंने लॉक कर दिया। ये हाल है, समझदारी। ये दिल्ली का थाना है। यू हैव टू टेक द रेप विक्टिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। फिर हमने DCP को फ़ोन किया, वो खुद आई, एक महिला है वो आई, और उन्होंने डेफिनेटली व्हेन शी गॉट टू नो कि हम इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने एक्शन करा के बोला इसको लेके जाओ मेडिकल पे। 5-6 घंटे के बाद वो मेडिकल पे ले जाया गया। आप मानेंगे नहीं, मेडिकल करा के फिर से उसको वापस थाने ले आए। ये नहीं कि उसको एडमिट कर दें, बोला कि बहुत ग्रेव इंजरीज नहीं है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कहीं शेल्टर में भेजिए। बिकॉज वो लड़की यहाँ की नहीं थी, वो लापता थी, वो मेंटली चैलेंज थी, जैसे ही वल्नरेबिलिटी है। बाद में हमने खुद की इन्वेस्टिगेशन की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उस बच्ची को हॉस्पिटल में रखने की बजाय उसको वापस थाने ले आए, फिर उसको थाने में रखा। तो हमें शाम को फिर पता चला वो लड़की थाने में ही है। जब हमने फ़ोन किया कौन से शेल्टर में भेजा है, कहाँ भेजा, बोला यहीं पर है, थाने में है। फिर रात को हम थाने गए और हमने उसे खाना खिलाया। पहला निवाला हमारे वॉलंटियर्स ने, ये एनिमल फीडर्स ने, और मिल के उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, जो उसको महीने बाद खाना मिला होगा लगभग। तो वो स्किन, उसकी हड्डियाँ निकली हुई थी, उस बच्ची की हड्डियाँ बाहर आ चुकी थी, उसका खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसने खाना ही नहीं खाया था। तो ये हाल है। और उसके बाद हमने बोला FIR कीजिए, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फिर हमने खुद की इन्वेस्टिगेशन की, पता किया कि 2-4 लोगों ने और उसके साथ बलात्कार किया। तो हमने बोला और आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वहाँ नेबरहुड में हो रहा था, तब भी पुलिस ने उनको आज तक नहीं पकड़ा है, बाकी लोगों को। और इस बच्ची की उम्र 19 साल दिखा दी, हालांकि क्लियरली दिख रहा है। और हमने ही उसकी फैमिली ट्रेस की, वेस्ट बंगाल से ट्रैफिक होके आई थी वो। सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा काम हमारे वॉलंटियर्स ने किया, हमारे ये जो बच्चों ने किया जिन्होंने रेस्क्यू किया था, हमने खुद से किया। जो काम पुलिस का है हमने खुद से किया। उसके बाद आप देख लीजिए क्या हाल है। ये दिल्ली है, साउथ दिल्ली है। आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रोपोगेटर ऑफ इंडिया। जहाँ जहाँ मैं बाहर जाती हूँ, भारत देश की वाहवाही करती हूँ, और अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ बोलने के लिए। मेरी आवाज़ मैंने बहुत जगह यूज़ की है, जहाँ महान है वहाँ महान बोलने के लिए। बट आज मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये एक वेकअप कॉल है, और ये रियलिटी चेक है कि जहाँ भारत महान नहीं है वहाँ एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि भारत में भी गलतियाँ हैं और उसे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनटिल अनलेस जब आप पे पड़ेगी तभी आपकी हृदय परिवर्तन होगा। मगर आई ऑलवेज फेल्ट कि इतनी मुझे रूट लेवल पे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ख़राब हैं। जब आपके पास एक्यूज्ड है, आपके पास विक्टिम है, आपको सब कुछ परोस के दिया गया है, फिर भी आपसे काम नहीं हो रहा है, तो ये तो
बहुत ही कड़वा सच है हमारे सिस्टम का। जो मदद भी करना चाहता है उसका मनोबल कैसे ये लोग तोड़ देते हैं। खुद तो कुछ करते ही नहीं, और जो करना चाहता है उनको किस तरह से ये लोग दुखी करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपका क्या कहना है? जी, हमने एक छोटे बच्चों का अभी रैकेट बस्ट किया था, जिसमें छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही थी दिल्ली के ही वेस्ट दिल्ली एरिया में। तो हमें एक कॉल आता है हमारे वॉलंटियर का, तो उन्होंने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर के घर पे ही ये रैकेट चल रहा है, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमने देखा कि वहाँ 3 महिलाएं हैं और एक नया नवजात शिशु आया है, और वो सडनली आ गया है और वो रो रहा है। तो क्योंकि पुलिस वाले का घर है, वो टेनेंट, वो लैंडलॉर्ड है, और ऑफ कोर्स दे आर इन्वॉल्व, तो कोई मतलब विटनेस नहीं करने को तैयार हो रहा। तो मैम कुछ करिए। तो हमने इसको उठाया और हमने सीनियर ऑफिसर्स से बात की, कमिश्नर ऑफ पुलिस तक हम गए, और व्हेन इट वाज बस्टेड, आपको मालूम है कितने बच्चों की रिकवरी हुई है? आज तक कंटिन्यू हो रहा है। वो रैकेट बहुत लंबा था और 2000 बच्चों की रिकवरी हुई है उसके बाद, उससे लिंक्ड, और आज तक हो रही है। वो 1 साल से ऊपर हो गया। तो वो एक छोटे से, आप सोचिए, एक छोटे से एफर्ट्स ने, हमारा बहुत एफर्ट नहीं लगा उसमें कि हमें बहुत, जैसे कि इस केस में हम लगातार जाते रहे, ऐसा सिर्फ एक फ़ोन कोऑर्डिनेशन से ही एक बड़ा रैकेट बस्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। उसकी रियलिटी का ग्लिम्स तो मुझे मिल रहा है आपकी बातों से, मगर इसके लिए एक ही लेसन भी है कि हमें कितना अवेयरनेस के साथ जीना पड़ेगा। अलर्ट कि एक नेबर ने सिर्फ एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करी, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, किसी को कहीं नहीं, किसी की नहीं पड़ी कौन आया है, क्या चल रहा है, विच इज़ नाइस ऑल्सो कि आप दूसरे की ज़िंदगी में झांक कर ना देखिए, बट एटलीस्ट अलर्ट रहिए। ये एक छोटी सी कॉल काफ़ी जाने बचा गई सच में। आपको क्या लगता है कि इंडियन जुडिशल सिस्टम्स में क्या चेंजेस आने चाहिए? लॉ तो अच्छे हो गए हैं आफ्टर निर्भया, लॉज बहुत पुख्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए पुअर है कि वो पुलिस से स्टार्ट होती है। मैंने जैसा बताया कि वो क्या परोस रहे हैं जज के आगे, वो फाइल इम्पॉर्टेंट है। बट जुडिशरी से मेरी एक ही गुहार है, सबसे इम्पॉर्टेंट। अभी एक रेप पीड़िता हमारे ऑफिस में आई थी, बहुत बड़ा केस है, बहुत फेमस केस है हमारे देश का। उन्नाव विक्टिम कुलदीप सिंह सेंगर वाली जो बच्ची है, जिसके पिता को कस्टोडियल डेथ में मार दिया गया, पुलिस ने ही मार दिया, थाने में आके थाने में मार दिया। फिर उसके मरे थाने में मारा गया उनको। ओके जी। और आप केस थोड़ा सा शुरू से बताएं। जी, कुलदीप सिंह सेंगर एक MLA हैं, उन्नाव से थे, और उसने जो एक बच्ची है, तब नाबालिग थी वो 17 साल की, उसका बलात्कार किया। जब उसका पिता पुलिस कंप्लेंट कराने गया तो उसको वहीं पर ही कस्टोडियल उसमें कुछ फंसा के वहीं मार दिया गया। उसके बाद जब वो लॉयर जो उनका था, वो बच्ची और उसकी बुआ और उसकी मासी, ये लोग 4 लोग गाड़ी से दिल्ली आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी उड़वा दी गई, तो सब मर गए, उसमें सिर्फ ये बच्ची बची। और तब मैं उनको मिली थी, ये 7-8 साल पुरानी बात है। सिर्फ यही बची, इनको काफ़ी इंजरीज आई थी, लॉयर भी मर गया, मासी बुआ सब चले गए, और पिता तो पहले ही मार दिए गए। चाचा को जेल में अभी भी किसी फॉल्स केस में डाल रखा है। ये हमारे देश की सच्चाई है। इस पर एक फ़िल्म भी बनी, उस बच्ची को भी नहीं पता था उस पर फिल्म बनी है। अभी फ़िलहाल वो शादी कर चुकी हैं, उनके भी अब बच्चा हुआ है, तो वो लेके आई थी मिलाने के लिए हमें। तो वो मिलने के लिए आई, तो उन्होंने ऐसे मुझे बोला, मैम केस तो भी चल रहा है, बट मैं केस में खुद, अब तो वो बहुत समझदारी से अपना केस खुद रिप्रेजेंट करती है, बट उनको एक दिक्कत आती है कि वो बोलती हैं कि जब अंग्रेज़ी में बहस चलती है तो मुझे समझ नहीं आती है, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जज से कि हिंदी में बात करें? मैंने कहा डेफिनेटली कर सकते हो। तो तब हमने ये अपील की, मैंने उस पर ट्वीट भी किया, मेरी वीडियो भी है, कि शी सेइंग कि मुझे हिंदी में बात करनी है। तो क्यों नहीं ऐसी छोटी छोटी बातों का पालन किया जाए? अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक भाषा नहीं आती है अंग्रेज़ी, तो हमारी जुडिशरी को बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एक उसमें से चीज़ है, पहले तो हिंदी पे आते हैं, अगर पीड़िता को ही नहीं समझ आता। इनफैक्ट निर्भया की माँ भी, जब हम जाते थे कोर्ट में, वो भी परेशान रहती थी कि क्या हुआ, क्या बोला जज ने, तो हमें बताना पड़ता था उनको। तो ये बहुत गलत है। मुझे लगता है हम हिंदी भाषी देश हैं, अगर सच में महान देश हैं तो अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं बोल पाते हैं भाषा को, तो ये ज़रूरी था। उसके अलावा बहुत सारे जजेस, क्योंकि शॉर्ट कम है, कमी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फास्ट ट्रैक नहीं चल रहे हैं, दे नीड टू हायर मोर जजेस, मेक मोर कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स बनाए रेप केसेस के लिए, वो नहीं है, एक्सपर्टी नहीं है जजेस की भी। वही चेक बाउंस केस भी देख रहे हैं, वो कुत्ते खोने का भी केस वही देख रहे हैं, तो वो मैट्रिमोनियल भी वही देख रहे हैं, तो रेप केस भी वही देख रहे हैं। सो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ एक्सपर्टी ना, कहीं ना कहीं जजेस की भी एक्सपर्टी इसमें होनी चाहिए, पुलिस की भी नीश होनी चाहिए। बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स ये वाले ज़रूरी हैं, लॉज अच्छे हैं,
और इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और जजेस को भी अगर छुट्टी कर रहे हो आप, अगर नहीं आ रहे हो या कोर्ट में अगर छुट्टियां हैं तो कम्युनिकेशन अभी भी नहीं पहुंच पाता है बेचारे पीड़िता तक। वो चप्पल घिसते हुए पहुंच भी जाते हैं कोर्ट में, पता चलता है आज जज नहीं आए या जज लेट हो गए या आज कोर्ट चेंज हो गई या XYZ रीज़न। ये पहले से क्यों नहीं बता सकते? व्हाट इज़ रॉन्ग? आज की फ़ोन की एरा में जहाँ पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आपके घर में 10 मिनट में ग्रॉसरी आ जाती है, आप एक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं कि आप मत आइए। कोई दूर दराज से भी आता है। देखो यहाँ तो हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में फिर भी उठ के 1 घंटे की दूरी में हम कहीं भी पहुँच जाएंगे, फिर भी बहुत मेहनत लगती है। एक गरीब इंसान पैसा खर्च करके आता है। बट अगर गांव में जाएं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बहुत दूर दूर होती हैं, तो उनको पूरा पूरा दिन भी जाता है। तो आप ये नहीं कर सकते। दिस इज़ अनदर टॉर्चर। 99.9% केसेस में विक्टिम और उसका परिवार जाना ही छोड़ देता है कोर्ट में, और केस कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो हम या तो वो कहते हैं कि अपने आप चलता रहेगा, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि क्या करेंगे वो पहुंच के भी, अगली डेट मिल जाएगी, फिर अगली डेट मिल जाएगी। जब न्याय इतनी देर बाद मिले और इतनी मुश्किल जद्दोजहद से के हाँ, तो फिर उस न्याय की भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हमारे पॉडकास्ट पे हमने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि इंडिया में 37 फॉरेंसिक लैब्स हैं, जिसमें से सिर्फ 13 फंक्शनिंग है। और 2022 या 21 की रिपोर्ट है जिसमें हर फॉरेंसिक एक्सपर्ट पे 2000 करीब DNA रिपोर्ट्स पेंडिंग रखी हैं। तो जहाँ मुझे ये बात आपकी सुनते वक्त वो इंसाइट याद आई, क्योंकि जब पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे एक बात समझ आई कि पुलिस हो, चाहे FSL हो, चाहे इंडियन जुडिशल सिस्टम हो, आई एम श्योर करप्शन हर जगह है, मगर ये रूट कॉज है कि यहाँ पर एज़ पर आर पॉपुलेशन उतनी फोर्स अवेलेबल नहीं है कि पुलिस शायद VIP की सिक्योरिटी में भी लगी है और फिर रेप केसेस में भी लगी है और मर्डर केसेस में भी लगी है। अब हमने बहुत सारी सिस्टम की बात कर ली है, बात आते हैं जो सर्वाइवर्स हैं, रादर आई वुड यूज़ द वर्ड वॉरियर्स हैं। उनकी स्थिति क्या हो जाती है आफ्टर सच केसेस? कहने की बात है, हमने एक न्यूज़ पढ़ी, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बट ये नहीं समझ में आता कि अगर किसी बच्ची या महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो उसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की होती हैं कि 1 नहीं 2 नहीं मल्टीपल सर्जरीज कई बार होती हैं एक पीड़िता की, और वो एक लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि कई बार देयर इज़ सो मच ऑफ वायलेंस कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स तक ख़राब हो जाते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस अगर वो हैं तो वो ऑफ कोर्स उसको रिमाइंड कराएगा बार बार, और उसमें उसका कसूर भी क्या था। और वो अगर बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो एक तो वो फिज़िकल इंजरी हुई। मैंने वो विक्टिम देखे हैं जो 15 साल 10 साल के बाद भी नहीं भूल पा रहे हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, लीड कर पा रहे हैं। शादी भी हो गई तो अपने पार्टनर के साथ भी उनके साथ बहुत दिक्कत आ रही है उनको। सो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हैप्पी लाइफ तो नहीं रह जाती है उनकी। एक नॉर्मल लाइफ जो लीड करने के लिए उनको चाहिए तो बार बार, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो केसेस भी चलते रहते हैं। 10 से 20 साल कोर्ट में इज़ अ नॉर्मल लाइफ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा सिस्टम उसको नॉर्मल लाइफ लीड करने देता नहीं है। सिर्फ फिज़िकल इंजरी नहीं है, ज़िंदगी भर की बीमारी और स्कार है। मैं अभी कैंसर को समझती थी कि ज़िंदगी भर की बीमारी है, रिपीट आ जाता है, कितना सहना पड़ता है कैंसर सर्वाइवर्स को। फिर मैंने पॉडकास्ट किया टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स के साथ। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात है, पर मुझे भी लगा कि ये एक बीमारी है जिसके साथ पूरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आज आपने एक और बात बोली कि हम इस बारी को इस गहराई से नहीं समझते हैं कि ये एक इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी का कोर्स ऑफ एक्शन बदल देता है, तबाह कर देता है रादर। ऐसा भी देखा गया है। जॉब मिलने में दिक्कत होती है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि जॉब मिलने में दिक्कत होती है। वो एसिड सर्वाइवर्स को है बहुत दिक्कत, क्योंकि एक फिज़िकल अपीयरेंस अगर आपकी ख़राब हो जाए, उनको बेचारों को बहुत परेशानी होती है, उन महिलाओं को जिनके स्कार्स फिज़िकल हैं। बट ऐसा रेप पीड़िताओं के साथ नहीं है, अनलेस अनटिल आइडेंटिटी रिवील क्योंकि कर ही नहीं सकते रेप पीड़िताओं की। हाँ, कई बार प्लेस करते हैं, और जब हम बता देते हैं किसी रीज़न से कि इनका स्पेशल टेक केयर करना ये, तो कई कंपनीज रेजिस्ट करती हैं। जैसे हमें लफड़े में नहीं पड़ना है, हमको इसमें नहीं पड़ना है, हमें
नहीं इनको हेल्प करना है। ये हमने बात की कि जब किसी के साथ घट जाता है तो उनकी लाइफ कैसी बीतती है। अब मुझे बात करनी है, जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है तब इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए किसी लड़की का? इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मैं तो लड़कियों से एक ही बात बोलती हूँ कि रिपोर्ट बोलो, चुप मत रहो। ये मत सोचो कि ये बताने से मेरी गलती है या कि मुझे ही ब्लेम किया जाएगा। या मैं उनको एक और बात एक स्टेप आगे जाके बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने असॉल्ट के बारे में नहीं बताया तो वो इंसान जिसने आपके साथ ये किया वो बच जाएगा और वो रिपीट करेगा, वो किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, रिपीट ऑफेंडर हो जाएगा, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। आप अगर अपने बारे में नहीं सोचते हो कि नहीं कि चलो माफ़ किया, अगर आपको लगता है कि मैंने माफ़ कर दिया, बट आप ये देख लेना आप बाकी लड़कियों की भी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने अपनी एट्रोसिटीज़ के बारे में बात नहीं की तो वो दूसरी किसी बच्ची के साथ जिसके साथ भी वो करेगा उसकी जिम्मेदारी भी फिर आपकी है। अपराध को सहना तो अपराध है ही, मगर अपराध को सहकर चुप रहना उससे बड़ा अपराध है। जी बिल्कुल, उसको बढ़ावा देना है। तो प्लीज़ आप अपनी बात रखिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके साथ जिसने किया उसकी गलती है और समाज जज नहीं करेगा। अगर करता है तो वो भी समाज की कमी है, आपकी कमी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है प्लीज़ रिपोर्ट इट। अगर आपका परिवार साथ नहीं दे रहा, हमारी जैसी संस्थाएं हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करो, हम आपको मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। जो मैं आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात बता रही हूँ, उन्होंने ये भी बताया था कि वन स्टॉप सल्यूशन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा, उसी की रियलिटी पूछ रही हूँ। कुछ भी नहीं है, वो बकवास है। अगर वन स्टॉप सेंटर चल रहे होते तो वो बेचारी जो बच्ची साउथ दिल्ली, तो दिल्ली की रियलिटी बता रही हूँ, क्या उसको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती ट्रीटमेंट के लिए? अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची एम्बुलेंस में पड़े मर गई, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, रेप पीड़िता बच्ची, 8 साल की बच्ची एम्बुलेंस में ही वो चली गई, 8 घंटे एम्बुलेंस में रही। कहाँ है वन क्राइसिस सेंटर? कहाँ था वन क्राइसिस सेंटर जब यहाँ पर ये थाने के अंदर ही लड़की को भी रखा हुआ था, लड़के को भी रखा हुआ था, एक्यूज्ड को भी। सो वो कहने के लिए अच्छा है, हर हॉस्पिटल में बोर्ड लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। स्ट्रेचर तक नहीं था। एक बार मैं पीड़िता को अपने और उसका कोई एक फ्रेंड था, वो उठा के हम लेके गए हैं, स्ट्रेचर तक नहीं मिला। वो भी दिल्ली के हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं आपको। इतनी खराब हालत, बहुत ख़राब हालत है। अभी मैं एक बच्ची को मिलने के लिए मेरठ गई थी। मैं एक वार्ड में एंटर करती हूँ उस बच्ची को मिलने के लिए जहाँ पर एक इंसान की टांग कटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, सामने एक कोई और बेहोश है, कोई एक्सीडेंट विक्टिम पड़ा है और वहीं वो बच्ची रखी है उसी वार्ड में। अभी वो क्रिटिकल है, तो एसी तो चल ही नहीं रहा था इतनी गर्मी में भी, और जाले लगे हुए हैं, ठीक है, और बदबू आ रही है, गंदा एकदम ऐसा वार्ड था। तो मैंने बोला इनको, आप व्हाट इज़ शी डूइंग हियर? इसको तो मतलब रेप पीड़िता है, वो बच्ची है छोटी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी 1 दिन पहले सर्जरी हुई है वजाइना की, और उसके बाद आपने इसको यहाँ क्यों रखा हुआ है, वार्ड में क्यों रखा हुआ है? तो बोल रहे मैम ये वार्ड नहीं आईसीयू है। तो मैंने बोला ये आईसीयू है, मतलब यहाँ कोई भी आ रहा है, अगर क्रिमिनल भी आके इसको मारना चाहे एज अ विटनेस मार सकता है। जब विक्टिम जो रेप पीड़िता जिसकी सर्जरी हुई है 1 दिन पहले, उसको ऐसी गंदी हालत में रखा हुआ है, वहाँ पंखे तक नहीं थे और गर्मी आप सोच सकते हैं कितनी, वो हील कैसे करेगी जब जला दी गई वो। उसके बाद अब वो एक बर्न विक्टिम भी है, हाउ विल शी हील? आप मुझे बताओ, वेयर इज़ द वन क्राइसिस सेंटर? ये ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी शॉकिंग है। मेरे लिए भी कई बार ऐसी शॉकिंग हो जाती है कि मेरे को लगता है कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। इट इज़ सुपर फ्रस्ट्रेटिंग। शायद आज मेरे पास इतने सारे शब्दों के बाद अब शब्दों की कमी है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन मैम। अगर आपको कोई सिर्फ एक टेक अवे, एक मैसेज देना हो लिसनर्स को जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, और उन लिसनर्स में विक्टिम्स भी होंगे, उन लिसनर्स में अक्यूज्ड भी होंगे, आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि रेप मुक्त भारत बनाना है। सेक्सुअल वायलेंस नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए। बट रेप एक ऐसा जघन्य अपराध है जिसके स्कार्स कभी नहीं मिटते हैं। तो पीड़िताओं को तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, या बच्चियों को, लड़कियों को मैं बोलना चाहती हूँ कि बोलो, स्पीक अप
लड़ो इसके लिए और दूसरों को भी मदद करो. इट्स नॉट कि ये किसी और के साथ होगा या तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये किसी और घर की लड़ाई है, नहीं, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी शुड फाइट इट टुगेदर. परी को लेकर आपका क्या विजन है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ज्वाइन परी, हमारी संस्था को ज्वाइन करो, वॉलंटियर करो, विक्टिम्स को सपोर्ट करो एंड एकजुट हो जाओ इसके लिए. मेरा विजन ये है कि वी वांट टू मेक इंडिया रेप फ्री. दिस इज़ आवर मिशन एंड आई हैव बीन राइटिंग अबाउट इट. और मेरी किताब भी जल्दी आने वाली है, वो मैं आपके थ्रू चाहूँगी कि हर एक के पास पहुँचे ताकि वो पढ़ें और सोचे कि इसका मूल कारण क्या है और इसको कैसे हम हटा सकते हैं. उसके अलावा एक छोटी सी हमारी ट्रेनिंग मैनुअल है महिलाओं के के विरुद्ध हो रहे जो हिंसा है, उसमें छोटी सी 20 पेज की किताब है. इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल करा सकते हैं आप. www.pariindia.in की वेबसाइट पे जाके आप वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हैं. ये वर्कशॉप फ्री है. ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद 2 घंटे की वर्कशॉप है. आप किसी भी पीड़िता को मदद कर सकते हैं, आप खुद की भी मदद कर सकते हैं. हम आपका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस कॉपी का भी और आपकी वेबसाइट का भी. जी बिल्कुल मैम, ये काफ़ी मेरी उम्मीद से ज़्यादा आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन रही है एंड ग्राउंड रियलिटीज़ पता चली. बहुत कम लोग हैं जो आगे आकर सच्चाई बोल पाते हैं, अक्सर लोग डरते हैं. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप इतने खुल कर बेबाक होकर सारी बातें बोलते हो, डर नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि जिन्हें लगता था उनके साथ क्या हुआ. जो बच्ची 8 साल की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने इतने बड़े जघन्य अपराध को झेला, उसे लगता था क्या हुआ. उस महिला के साथ क्या हुआ जिसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उन्हें तो डर लगता था. तो डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाँ, डरो या नहीं डरो, आपका अंजाम आप देख ही सकते हैं. किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. तो मुझे लगता है कि वी आर इन अ बेटर स्पेस कि हम उनकी मदद कर पा रहे हैं. और मुझे लगता है डरने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अनसेफ तो सारे ही हैं यहाँ पर. ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम बोला मैंने, ये लड़ाई सिर्फ एक सर्वाइवर की नहीं है. मुझे इस कॉन्वर्सेशन से समझ आया कि ये लड़ाई सिर्फ एक सर्वाइवर की नहीं है, ये लड़ाई हर उस माँ की है जो अपनी बेटी को बोलती है घर जल्दी वापस लौटा. ये लड़ाई हर उस भाई की है जो कभी अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाता है और कभी नहीं कर पाता. ये लड़ाई हर उस दोस्त की है जो गिल्टी फीलिंग में रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया. एंड सबसे ज़्यादा ये लड़ाई हमारे देश की इंसानियत की परीक्षा है. मुझे इस कॉन्वर्सेशन से ये कंक्लूड करना है कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो और बहुत रॉ और रियल हो. मुझे खुशी है कि हम ये कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट पे कर पा रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस मैम. हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो भी कर पाएंगे आपके लिए करेंगे या इस कॉज के लिए करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी है. थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज मैं हर पॉडकास्ट में सबको बोलती हूँ ये मेरी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है. और पहली बार किसी ने सामने से बोला है हम सबकी लड़ाई. Absolutely. Thank you so much for doing this and all the empathy and all the support to the survivors and the warriors rather. And system के लिए उम्मीद करते हुए, hopeful रहते हुए, I will close this podcast. Thank you so much. Thank you. मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सच में एक सुरक्षित भारत चाहते हो या फिर एक ट्रेंडिंग हैशटैग? अगर सच में चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सर्वाइवर्स की नहीं है, ये कहानी हम सब की है. हम सब इस कहानी का पूरा हिस्सा हैं और अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है. मैंने अपनी निभाई, योगिता मैम अपनी निभा रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस, FSL, जुडिशल सिस्टम अपनी निभा रहा है. हमने इस सिस्टम में बहुत सारी गलतियां पाई, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो सही देश में हो रहा होगा. तो उन लोगों के लिए जिनका नाम कभी आगे नहीं आता, जिनकी वजह से न्याय की होप आज तक सिस्टम में बनी रही है, उनको सल्यूट करते हुए, जो थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस सिस्टम में बच गई है, उसको सल्यूट करते हुए मैं पॉडकास्ट को विराम दूंगी और आपसे विनती भी करूंगी, ऑर्डर भी करूंगी कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. और एंड करने से पहले ये कहूँगी कि 95% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. आप हमें जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम बेहतरीन गेस्ट आपके समक्ष नहीं ला पाएंगे, बेहतरीन कंटेंट नहीं बना पाएंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन इफ़ यू हैवंट. एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी Thursday 8 PM.